नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज के मॉड्यूल थर्ड में स्वागत है। मॉड्यूल थर्ड का जो टाइटल है वो है लैंड सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउदर्न इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी, रैयतवारी एंड तालुकेदारी, रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर का जो टाइटल है लैंड सिस्टम इन इंडिया अंडर द कंपनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रैयतवारी। भारत में भूमि व्यवस्था कंपनी के अधीन और रैयतवारी के विशेष संदर्भ में हम इस व्याख्यान के बारे में आज बात करने वाले हैं। कल की क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी, कल के व्याख्यान में जो बात की थी वो बात हम लोगों ने की थी परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई भू बंदोबस्त पे, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके साथ साथ अवध के क्षेत्रों में लागू की गई तालुकेदारी और व्यवस्था के बारे में बात किया गया था, जिसमें जमींदारों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी कि कैसे वो भूमि के एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे और उनको दी जाने वाली जमींदारियां और उसके अधीन आने वाले जो भूखंड थे उसको सरकार द्वारा अस्थाई तौर पे उसका मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था। और एक तरह से ये भारतीय परंपरा के हिसाब से अपने आप में एक नई व्यवस्था थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई थी। उसके पूर्व हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जो है वारेन हेस्टिंग्स के अधीन अलग अलग तरह से जो मालगुजारी व्यवस्थाएं थी वो भारत में लागू की जा रही थी, जिसमें पंचवर्षीय, एक वर्षीय जो सेटलमेंट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके आगे जब हम लोगों ने कार्नवालिस के समय को देखा कि वो कैसे 1786 ईस्वी में भारत में आता है और वो भूमि व्यवस्थाओं में फैली हुई अव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो अव्यवस्था क्या थी, वो वास्तव में इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अस्थाई तौर पे जो लगान है जो भूमि के द्वारा दी जा रही थी वो उसको प्राप्त कर सके। उस समय अगर हम देखें ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश भारत के पूर्व भी, तो जो भारत एक की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जिसमें राज्य की या सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जिसको अस्थाई भूमि बंदोबस्त कहा गया। अस्थाई इसलिए क्योंकि जमींदारों की जो दी जाने वाली जमींदारियां और उसके अंतर्गत आने वाले भूखंड थे उसको उनकी संपत्ति घोषित करते हुए या उसका मालिकाना हक देते हुए उनके साथ जो उपज की दर से निर्धारित की जाने वाली जो जो लगान थी उसको उसने निश्चित कर दिया और उस निश्चित लगान को हर एक दर से सरकार के कोष में जमा कराना ये जमींदारों की जिम्मेदारी थी और ये जमींदारों को तय कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इसका एक जो बड़ा डिमेरिट निकल के आया कि जिस उद्देश्य को लेके ये भू व्यवस्था शुरू की गई थी या बताने के लिए कि भारत में जो किसानों की स्थिति है वो किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है, जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक अपने जो चेहरा है उस चेहरे को दिखाने की जगह वो वास्तव में उसके ऊपर एक मुखौटा लगा रहे हैं और वो मुखौटा इस तरह का है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो भारत में इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की भलाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसानों की स्थिति की सुधार और भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार, भारतीय उत्पादन और कृषि के विपणन व्यवस्था में सुधार की, तो वो भी सुधार वो केवल इसी उद्देश्य से करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। लेकिन अगर हम देखें ऊपरी तौर पे वो भारतीयों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम तो किसानों के का जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के तहत अलग अलग भू व्यवस्थाओं का जन्म होता है जो भारत के अलग अलग भू क्षेत्रों में काम करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस समय भारतीय
जो भूखंड था जहाँ जो खेती करने योग्य था उसकी कुल 19% भूमि में ये व्यवस्था लागू की गई थी अस्थाई बंदोबस्त की। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही अगर हम किसानों के दृष्टिकोण से देखें, भारत पे उसके पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत के और दूसरे क्षेत्रों में विशेष तौर पे जहाँ अलग अलग किस्म की जो एक परंपरा कह लीजिए या जो भारतीय सामाजिक परिवेश था, उन परिवेश के आधार पे भारत में जो अलग प्रकार की और व्यवस्थाएं स्थापित की गई, वो उन परिस्थितियों में ध्यान में रख के इसी के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भू व्यवस्था स्थापित की जाती है वो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था है, जिसमें मैंने बताया है कि अलग अलग जो बैकग्राउंड है वो क्या है या किस तरीके का है। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि जो किसान है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है या कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो मैंने कहा कि जमींदारी व्यवस्था के बाद भारत में जिस दूसरी व्यवस्था को शुरू किया गया उस व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी है और इसके साथ ही साथ ये व्यवस्था एक तरीके से वास्तव में सरकार के द्वारा इसलिए भी शुरू की जा रही है जिससे कि वो उसको एक अस्थाई आय के तौर पे प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था का उत्पादन करके। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो भारत में मुख्य तौर पे जो भूमि व्यवस्थाएं थी उन भूमि व्यवस्थाओं को सरकारों द्वारा एक तरीके से बदलने की कोशिश की गई। सरकारों द्वारा का मतलब यहाँ तात्पर्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके प्रशासकों द्वारा। उसके पूर्व अगर हम भारत में भूमि व्यवस्था को देखने की कोशिश करें तो किसान तो भूमि पे खेती करता था, लेकिन जो किसान भूमि पे खेती करता था एक तरीके से वो उसका ऑनर या अगर हम कहें तो उसका मालिकाना हक उसके पास होता था, लेकिन वास्तव में अगर हम कहें तो उस भूमि का मालिक न तो किसान था, न तो राजा था और ना ही किसी तरह के समुदाय थे। हालांकि अगर हम देखें भारत में जो भूमि व्यवस्थाएं रही हैं वो अलग अलग तरीके से समझ में आती हैं कि कैसे जो है जो शुरुआती दौर के जो आदिवासियों और उनसे संबंधित जो और समुदाय रहे हैं उनके अपने जो गोत्र रहे हैं या उनके अपने जो रिलेटिव्स रहे हैं वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ करता था और वो राजा की भी संपत्ति समझा जाता था। राजा की संपत्ति बस उसी आधार पे कि जिससे कि राजा वो कर प्राप्त कर सके। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि अगर हम कहें मुख्य तौर पे कि कौन जो है वास्तव में भूमि का मालिक है, अगर आप इसको देखें तो वो किसान होता था जो खेती करता था उस पर्टिकुलर लैंड पे, जो लैंड उसको मिला हुआ था। ना तो राजा और ना ही जो जमींदार या कह लीजिए जागीरदार थे वो उस भूमि के मालिक हुआ करते थे। तो इस तरह से जो भारतीय भू व्यवस्था थी, जो अंग्रेजी काल से पूर्व की व्यवस्था, उस व्यवस्था में अंग्रेजी शासन ने व्यापक परिवर्तन किए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध के क्षेत्र में देखने की कोशिश करें तो अस्थाई भू बंदोबस्त के माध्यम से उन्होंने जमींदारों को भूमि स्वामित्व का अस्थाई स्वामी मानते हुए उस उनको वो मालिकाना हक प्रदान कर दिया। बदले में जमींदारों को केवल भू राजस्व संग्रहित करके सरकार को देना था और इस तरह से वो भूमि एक तरीके से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती। लेकिन एक उसका डिमेरिट ये भी है कि अगर वो जो है राजस्व सही समय पे सरकार को नहीं देते थे तो वो जमींदारियां किसी और को भी नीलाम कर दी जा सकती थी या उनसे ले ली जाती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें ब्रिटिश भारत से पूर्व की जो स्थिति कि अगर हम किसी को व्यक्तिगत तौर पे भूमि का मालिक समझें तो ये अपने आप में एक तरीके का व्यवस्था भारत में नहीं दिखाई देता है, बल्कि उस समय भले ही मुगल काल में अगर जागीरदारी व्यवस्था या प्रशासन में जो परिवर्तन आए हों, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो जो भारतीय ग्रामीण व्यवस्थाएं थीं और जो कृषि थी वो कृषिगत व्यवस्था में जो लोग एक तरीके से उसमें मौजूद थे या उन व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे थे, वास्तव में किसान कह लीजिए, रैयत कह लीजिए या जो उस पे खेती कर रहे थे वही उनकी देखभाल करने वाला और एक तरीके से उसका मालिक भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन वो अस्थाई तौर पे उसका अगर हम कहें परमानेंट कंडीशन में उन भूमि का जो अगर मालिक को देखें तो वो ऐसा नहीं दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो भारतीय ग्रामीण और जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं थी वो इतनी अपने आप में सक्षम थी कि वो अर्थव्यवस्थाएं
भारत में कृषि और कृषि से उत्पादन, जरूरत की चीज़ों और साथ ही साथ जो एक स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था थी, वो उसके चक्र की प्रतिपूर्ति करती थी। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे पे आत्मनिर्भर रहा करती थी, उसके लिए किसी भी तरह के और दूसरे समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो भारतीय कृषिगत व्यवस्था थी वो अंग्रेजी काल में अपने आप में एक पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, जब तक कि अंग्रेजी काल के आते आते अलग अलग तरह से भू व्यवस्थाओं के माध्यम से उसको छेड़ने की कोशिश न की गई, या उसमें बदलाव करने की कोशिश न की गई, या उसमें परिवर्तन करने की कोशिश न की गई। ये सभी चीज़ें ये ब्रिटिश भारत में होती है, जिसकी परिवर्तन की शुरुआत मैंने आपको बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो हमें अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से दिखती है। उसी तरीके से अगर हम देखें आगे, तो अंग्रेजों ने इसको और ज़्यादा विस्तारित करने की कोशिश की। कई बार शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी सेवाओं के बदले चूंकि जैसा कि जब हम लोग वारेन हेस्टिंग्स वाले व्याख्यान में बात कर रहे थे, जो अर्ली लैंड सेटलमेंट्स बिफोर द परमानेंट सेटलमेंट में अगर हम देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो वारेन हेस्टिंग्स है वो ये मानता है कि जो संपूर्ण भूमि है वो राज्य की भूमि है, और राज्य चाहे तो उस भूमि का जिस तरीके से चाहे प्रबंधन और उपयोग कर सकता है, और वो राज्य के को सुविधा प्रदान के करने और उनसे संबंधित सभी तरह के उपभोग को करने के लिए एक जरूरी विषय वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने स्वामी भक्त सेवकों को कई बार वो जमींदारियां न केवल दे दिया करते थे, बल्कि उनको अगर हम देखें तो वो उनकी सेवा के बदले उनको उस तरह की भूमि व्यवस्था में जमींदारियां मिल जाती थी। इस तरह से अगर हम इन सभी परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें, तो जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त था, वो भूमि बंदोबस्त वास्तव में जमींदारों और किसानों के बीच के उन संबंधों को ठीक करने में सफल नहीं रहा, और ना ही सरकार के बीच में, क्योंकि इससे जमींदारों का काम केवल ये है कि वो किसी भी तरीके से कर वसूल कर रहे हैं, और किसानों से किसी भी एन केन प्रकारेण तरीके से वो कर लेके उनको सरकार को जमा कर रहे हैं। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को कि वो खेती में सुधार ला सके, उसको और बेहतर बना सकें, या उसके बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें, या किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए कार्य करें। यही कारण है कि जो उनको दिया गया भूमि अधिकार था, वो भूमि अधिकार बहुत ही लाभकारी साबित नहीं हुआ था, मुख्य तौर से अगर हम बात करें किसानों के दृष्टिकोण से। हालांकि ये व्यवस्था उन्हीं को बेहतर बनाने के लिए लाई गई थी, लेकिन ये व्यवस्था बेहतर कैसे होती, क्योंकि उसका जो पवित्र मंतव्य था, कि अगर पवित्र मंतव्य ये होता कि भारतीय किसानों की भलाई के लिए लाई जाती, लेकिन वो तो ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वो भारतीय किसानों की भलाई की जगह वो राज्य की भलाई के लिए लाई गई थी, जिससे कि राज्य जो है अधिक से अधिक क्या कर सके कि वो उसका लाभ उठा सके। और यही कारण था कि दिन पे दिन जो है उन पे जो टैक्स है या बोझ है या करों का जो एक पूरा भार है वो उनके ऊपर पड़ता चला गया, और इस परिस्थिति में परमानेंट जो सेटलमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी या फलदायी साबित नहीं हुआ भारतीय किसानों को। तो इन परिस्थितियों में एक नई किस्म की जो भू व्यवस्था है वो भारत के और दूसरे हिस्सों की परिस्थितियों के अनुकूल लागू करने की कोशिश की गई। इस भूमि व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जाना गया, और ये जो है कुल भारतीय जो कृषि भूमि है उसके 51% भागों पे लागू की गई। तो ये एक तरीके का जो प्रयास था जिसके माध्यम से हम भारत में भूमि व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई थी। चूंकि जो जैसा कि मैंने कहा कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई, जिसमें अलग अलग जिलों में और भारतीय जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उसमें, और मद्रास में शुरुआती दौर में इस पे प्रयोग करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो परमानेंट सेटलमेंट था, उस परमानेंट सेटलमेंट की सबसे बड़ी कमी ये थी कि जैसे कि जो जमींदार हैं
वो किसानों से राजस्व संग्रह कर रहे हैं और साथ ही साथ राजस्व संग्रह करने के पश्चात वो सरकार को दे रहे हैं, तो वो एक कड़ी है। लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि इसने किसानों के साथ जो जिस उद्देश्य से जमींदारी व्यवस्था को अस्थायी बनाया, वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। और इसके साथ ही साथ जो मध्यस्थ लोग थे, जिनको हम बिचौलिए कहते हैं, उन बिचौलियों का जो एक पूरा का पूरा जो शोषणकारी तंत्र था, उससे किसान त्रस्त हो चुका था। और ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था एक तरीके से फेल होती चली गई। तब जो इस व्यवस्था को लागू करने की बात शुरू हुई कि हम सीधे सीधे कि जो किसान हैं उनके साथ एक इस तरह का व्यवस्था बनाए, जिससे कि वो सीधे सरकार को मालगुजारी या अगर हम कहें लगान दे सकें। और ये व्यवस्था जो वास्तव में खेती कर रहे या भूमि पर खेती करने वाले किसानों या रैयतों के साथ की गई, इसलिए इस व्यवस्था का नाम रैयतवारी व्यवस्था कहा गया है। और ये सीधे सीधे इस चीज को समाप्त करने के लिए भी था कि सरकार और जो रैयत हैं, यानी किसान हैं जो भूमि पर खेती कर रहे हैं, उनके मध्य और सरकार के मध्य किसी भी तरह के बिचौलिए को समाप्त किया जा सके। तो एक तरीके से ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो सरकार ने ये कोशिश की कि हम किसानों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने जमींदारों और उनकी शोषणकारी व्यवस्था को हटाते हुए सीधे रैयतों के साथ अब मालगुजारी के संबंध में बंदोबस्त स्थापित करेंगे। लेकिन ये कितना लाभकारी रहा और कितना सही रहा, ये आगे हम लोगों को देखने की जरूरत पड़ेगी। कि अगर ये होता तो वास्तव में ये एक सफल व्यवस्था होती और भारत में जो कृषिगत व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सुधर जाती। लेकिन जिसके लिए इसको लाया गया, यानी कि जो बिचौलिए थे और उनके द्वारा जो धन की लूट की जा रही थी, उन धन की लूट के को कम करने के लिए लाया गया। लेकिन बिचौलिए तो हट गए, लेकिन सरकार उस धन को लूटने में लग गई। और यही कारण था कि भारत में जो रैयतवारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी उतनी प्रभावकारी साबित नहीं हो पाई जितना उसके लिए उस उद्देश्य से उसको लाया गया था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सीधे सीधे जो व्यवस्था लागू की जानी थी, जैसे मैंने कहा, वो रैयतों के साथ की जानी थी। अगर उसमें कुछ बिंदुओं को हटा दें तो कमोबेश ये एक तरीके की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर पिछली व्यवस्था में देखें अस्थाई बंदोबस्त, वो अस्थाई स्थापित की गई थी जमींदारों के साथ उनको भूमि का मालिकाना हक देते हुए। इसमें अस्थाई नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन ये रैयतों के साथ की गई उनको भूमि का मालिकाना हक देते हुए। और ये पहली बार इस तरह की स्थिति थी जब वास्तव में भूखंडों पे खेती करने वाले जो किसान हैं, जो अगर हम देखें कृषि करने वाले जो जो और रैयत हैं, उनको उस भूमि का मालिक मान लिया गया। और उनके पास इस तरह के किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस है जिससे कि वो वहाँ कल्टीवेशन दिखा रहे हैं, तो उनके साथ सीधे सरकार ने एक समझौता किया या बंदोबस्त स्थापित किया। और इसी बंदोबस्त को हम क्या कहते हैं, रैयतवारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो रैयतों के साथ बंदोबस्त किया गया। रैयत का मतलब यहाँ होता है टेनेंट, यानी कि पीजेंट, यानी कि फार्मर, कि वो उस भूखंड पे क्या कर रहा है, कि खेती कर रहा है, उनको ये कहा गया। इस व्यवस्था को पहली बार अगर हम देखें या शुरू करने का श्रेय देखें, जो जाता है वो जाता है कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को। इन लोगों ने पहली बार, जिसमें कैप्टन रीड पहली बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। तो अब इसके ऊपर जो जो चीजें हुई उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फैक्चुअल डिटेल यानी कि तथ्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो 1792 में रैयतवारी जो व्यवस्था है, इसको पहली बार जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बाराहमहल, तो बाराहमहल डिस्ट्रिक्ट में इसको कैप्टन रीड करके एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया और उस प्रतिवेदन के बाद 1792 ईस्वी में इसको लागू किया गया। तो अगर हम देखें जो ज़्यादातर जो रैयतवारी व्यवस्था थी दक्षिण भारत में, चूंकि वहाँ कमोबेश ना तो जमींदारी जैसा कोई
सिस्टम था और ना ही किसी इस तरह की व्यवस्था जिससे कि किसी और के साथ बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए जो उनके अधिकारी थे, जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे कंपनी के अधिकारी, उन्होंने कंपनी से ये प्रतिवेदन किया कि सीधे सीधे हम रैयतों के साथ ऐसे बंदोबस्त स्थापित करें जिसकी वजह से कंपनी को जो सालाना या वार्षिक जो आय है, वो जो मिलना था राजस्व के तौर पे, वो उनको मिलता रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में या इस संदर्भ में कैप्टन रीड जो है पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बराहमहल से शुरू किया, जिसको आगे ले जाने का श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, और थॉमस मुनरो ने तब एज अ गवर्नर इस व्यवस्था को वहां लागू किया 1820 ईस्वी में। और मद्रास के साथ साथ ये मद्रास के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही साथ कुछ हिस्से आसाम के जो उससे जुड़ते थे, उन हिस्सों में ये व्यवस्थाएं बाद में लागू की गई। इस व्यवस्था में कुछ और संशोधन या परिवर्तन करने की कोशिश की गई। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो 1825 ईस्वी में इसे बॉम्बे में लागू किया गया, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत के बाकी दूसरे हिस्सों में 1858 माफ कीजिएगा 1858 1858 ईस्वी में इसे और दूसरे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। रैयतवारी जो व्यवस्था है वो अगर हम मुंबई में देखें तो वहाँ पे इसको लागू करने का श्रेय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद में गवर्नर हुए एल्फिस्टन, उनके नेतृत्व में इसको लागू किया गया। और बीच बीच में इसका समय समय पे कि रैयतों के साथ जो एक एग्रीमेंट किया गया या बंदोबस्त किया गया, भू राजस्व जो तय किया गया, उस भू राजस्व में समय समय पे संशोधन करने की गुंजाइश रही। एक यहाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ ध्यान दें कि जैसे अगर हम देखें जो अस्थाई बंदोबस्त है और रैयतवारी बंदोबस्त में, तो अस्थाई बंदोबस्त में जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको नियत कर दिया गया, जिसमें किसी भी तरह के बदलाव को नहीं रखा गया। यानी कि एक बार अगर सब मान लीजिए कि 100 रुपए की आमदनी में अगर 20 रुपए उसमें से भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया तो वो उतना देना पड़ेगा, चाहे जमींदार भले ही 500 वसूले, लेकिन वो 20 रुपया वहां ले जाके देगा राजस्व के रूप में। लेकिन वो उसकी एक सबसे बड़ा कमी उभर के सामने आया। इसलिए आगे जितनी भी भू व्यवस्थाएं सरकार द्वारा लागू की जाएंगी भारत के अलग अलग हिस्सों में, वो भू व्यवस्थाएं में ये अस्थाई न करके अस्थाई की जाएंगी। अस्थाई इन द कॉन्टेक्स्ट, अस्थाई का संदर्भ यहाँ क्या है? अस्थाई का संदर्भ यहाँ ये है कि सरकार जो है उस भू राजस्व की दर में समय समय पे परिवर्तन करने की अधिकारी होगी, या उसमें परिवर्तन कर पाएगी या उसको बदल पाएगी। एक बार तय किया हुआ भू राजस्व एक लंबे नियत काल के लिए नहीं होगा। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो किसानों के साथ जो ये रैयतवारी सेटलमेंट में जो दर निश्चित की गई थी, वो 1824 में से लेके 1828 के बीच में उसमें परिवर्तन किया गया, और उसके बाद जो है 1835 से लेके 1872 ईस्वी में इसको फिर से एक बार रीसेटल या उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है, ये जो व्यवस्था जिसके लिए लाई गई थी कि किसानों का ये व्यवस्था भलाई कर सके, या ये जमींदारी व्यवस्था से एक तरीके से बेहतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, कभी तुलना करें, तो ये किसानों के साथ जो बेहतरी के संदर्भ में रैयतवारी को लाया गया, वो अस्थाई बंदोबस्त से कम घातक नहीं साबित हुई। उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया। कारण ये था कि जो सरकार का एक पवित्र मंतव्य होना था कि हम कृषि के क्षेत्र में सुधार करें, किसानों की स्थिति में सुधार करें, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार या अंग्रेजी प्रशासक भारत से अधिक धन का दोहन या प्राप्ति करना चाहते थे। जैसा कि मैंने बताया कि कृषि उस समय उनकी आय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी, इसलिए वो चाह के भी उसमें जो वो माल गुजारी की जो दर है उसको कम नहीं करेंगे। कभी भी भारतीय इतिहास में इतने ऊंची दर पे
किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली गई जितना ब्रिटिश भारत में हमें दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में बताया था कि जो ब्रिटिश भारत है उसके पूर्व के भारत में अगर हम देखें या भारतीय इतिहास में नज़र दौड़ाएं तो भारतीय किसानों के 1/6 भाग की उपज का जो है वो लिया जाता था उनके कृषि मालगुजारी के रूप में, लेकिन अंग्रेजी शासन में इसे बढ़ा के अधिकतम कर दिया गया। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट में देखें या रैयतवारी में देखें, आगे हम लोग देखेंगे। इसलिए इतिहासकारों का जो मत है, जिन लोगों ने काम किया है, अगर आप रजनी पामदत्त की किताब इंडिया टुडे या आज का भारत में देखेंगे तो आपको बताएंगे उन्होंने कैसे आंकड़ों सहित बताते हैं कि यह व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए कम घातक साबित न हुई जैसे कि जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था उस तरह से। यही बात आरसी दत्त द्वारा भी कही जाती है। उनकी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अगर आप देखें जो 2 वॉल्यूम में है उसमें भी ये बात रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस व्यवस्था में और क्या महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो हाईलाइट किए गए हैं उस पर भी अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि कैसे जो है इस व्यवस्था के अधीन जो किसान है उस किसान की का को जो अपना भूमि राजस्व देना है वो भूमि राजस्व जो है भूमि के आधार पे न दे के अगर हम देखें वो क्या दे रहा है, वो वास्तव में उसकी जो उपज है उसके आधार पे वो देगा या उसके आधार पे तय किया गया कि अगर हम देखें कि जो उसका आधार बनाया गया वो भूमि का क्षेत्र बनाया गया। माफ कीजिएगा, अगर हम देखें जो मुख्य तौर पे जो भू राजस्व का एक मुख्य जो आधार तय किया गया वो भूमि का क्षेत्र तय किया गया, न कि भूमि का जो वास्तविक उत्पादन होना था वो तय किया गया। मान लीजिए कि अगर 1 बीघे का क्षेत्र है तो ये एक बार निश्चित कर दिया गया ये एज्यूम करते हुए कि इस 1 बीघे पे हमको इतना भू राजस्व चाहिए, जबकि ये नहीं तय किया गया कि उसमें कितना मन गेहूं हो रहा है, कितने मन चावल हो रहा है, क्या उस भूमि की उत्पादन क्षमता है। इसको कई बार नज़रअंदाज करते हुए इसको फिक्स किया गया या इसको रखा गया। उसी तरीके से अगर हम देखें कि वास्तव में जो जो भू राजस्व व्यवस्था है वो भू राजस्व व्यवस्था किसके साथ तय की गई, वो तय की गई किसानों के साथ और उसको उन्हीं के दिए गए रेवेन्यू के आधार पे फिक्स किया गया और किसानों को भूमि का वास्तविक मालिकाना हक देते हुए उन्हें भूमि के मालिक के तौर पे इस व्यवस्था के अधीन मान लिया गया, जिसमें वो भूमि के मालिक हो सकते थे पीढ़ी दर पीढ़ी उस भूमि को, कि वो किसान जो है अपनी अगली पीढ़ी को दे सकता था, वो उस पे जो है ऋण प्राप्त कर सकता था, वो उसको गिरवी रख सकता था, वो किसी को उपहार में दे सकता था। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो इसमें की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितना इसमें सेट किया गया मालगुजारी, अगर आप देखें तो इसमें 2 तरह की चीज़ें स्थापित की गई। एक तो जो सिंचित भू क्षेत्र था उस भू क्षेत्र में जो मालगुजारी तय की गई वो कुल उत्पादन का 60% और उस भू क्षेत्र का, और साथ ही साथ अगर हम शुष्क भूमि क्षेत्रों को देखें तो उसका जो तय किया गया उपज का वो 50% को तय की गई। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है एक तरीके से इसमें जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता दिया था कि ये एक अस्थाई तौर पे निश्चित दर बहुत सारे वर्षों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसमें सरकार के पास ये अधिकार था कि उसमें समय दर समय परिवर्तन कर सकती थी। जैसा मैंने पीछे उल्लेख किया था कि किस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक अस्थाई तरीके का भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार जो मालगुजारी दर थी उसमें समय समय पे परिवर्तन कर सकती थी यदि वो चाहे। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो ये जो भू व्यवस्था थी ये भू व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्रों में फैली हुई हमें दिखाई देती है, जिसमें मुख्य तौर पे मुंबई, मद्रास, दरार और असम के कुछ हिस्से आते हैं जहाँ पे ये भू व्यवस्था किसानों के साथ लागू की गई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें भूमि को ध्यान में रखते हुए
जो मालगुजारी की जो दर है, या अगर हम कहें जो लैंड रेवेन्यू है, उसको निश्चित किया गया। और उसमें ये भी देखा गया कि ऐसे भी भू क्षेत्र जो गांव या जिलों या प्रांतों के अधीन आते हों उस क्षेत्र में, उस पे भी उनको देना पड़ेगा, और वो भी उसके अंतर्गत आ गई। इसके साथ इसमें जो सीधा सीधा है, जैसा मैंने बताया कि किसानों या रैयतों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने भूमि पे सीधा सरकार को मालगुजारी देंगे जितना सरकार ने तय किया है, और इसीलिए इस भूमि व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। मैंने पूर्व में इसका उल्लेख कर दिया है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भूमि पे लगने वाला जो भू राजस्व या टैक्स है, वो उसके उपज की क्षमता के हिसाब के साथ ना हो के उसके उसमें जो है मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो उपज के साथ 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 क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा गया कि कितने क्षेत्र में है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो ये किसानों के हित के साथ नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें जो व्यापक बदलाव है वो हमें दिखाई देते रहे। तो और ये व्यापक बदलाव ने ही इस व्यवस्था में एक जो व्यापक कमियां थी उसको उजागर किया, चाहे अधिकतम मात्रा में जो लिया जाने वाला उनसे भू राजस्व कर है वो, या जैसे अगर हम इसकी तुलना करें परमानेंट सेटलमेंट से तो इससे भी नहीं हम बच पाएंगे। भारत में जो इसके पूर्व आधारित भू व्यवस्था थी, उस भू व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन की वजह से जो ये जमींदारी प्रथा थी उससे कहीं भी रैयतवाड़ी प्रथा अलग नहीं दिखाई देती, बल्कि ये भी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक तरीके से अभिशाप ही साबित हुई। उसमें किसी भी तरह की फलदायी व्यवस्था ये हमें नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भारतीय किसान हैं वो एक तरीके से अपने उस भूमि पे दिए जाने वाली मालगुजारी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो उनसे उनकी जमींदारियां या जैसे जमींदारों से ले ली जाती थी अस्थाई बंदोबस्त में, वैसे किसानों से उनकी भूमि सरकार छीन लेती थी या उनको हटा देती थी। तो वास्तव में अगर हम देखें ये भू व्यवस्था भी एक तरीके से उतनी कारगर साबित नहीं हुई, और इसकी वजह से ना तो कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ और ना ही किसानों की स्थिति में सुधार हुई। बल्कि अगर हम देखें तो भारत में ये जिन दूसरे क्षेत्रों में लागू थी, यहाँ भी वो बिल्कुल उसी तरीके से एक शोषणकारी परंपरा के तौर पे हमें दिखाई देती है, जो कि हमें भू राजस्व के संदर्भ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त में दिखता है। तो इसने भी कहीं भी भारतीय किसानों के लिए फलदायी साबित नहीं हुई। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि कैसे जो है भारत में एक और तीसरी व्यवस्था लागू की गई जिसको हम महालवारी व्यवस्था कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम लोग मिलते हैं।